इस क्विक रिवीजन वीडियो को देखने के बाद आप इससे एसोसिएटेड बिगिनर बॉक्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। यही इसका पर्पस है। अगर इससे पहले आपने बिगिनर बॉक्स के क्वेश्चन किए हैं और आपको उनमें परेशानी आई है तो पहले आप इस वीडियो को देखें और उसके बाद उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। और अगर आपने वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए हैं और आप उन्हें करने वाले हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस क्विक रिवीजन वीडियो को देखने के बाद और फिर अपना बिगनर बॉक्स का क्वेश्चन जो है उनको अटेम्प्ट करें। यही इसका पर्पस है कि आपकी थ्योरी और बिगनर बॉक्स के क्वेश्चंस के बीच का जो गैप है उसे हम कम कर सकें। हेलो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं क्विक रिवीजन एक्सरसाइज बिफोर बिगिनर बॉक्स 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी नीट। पहला क्वेश्चन, इफ एन रेजिस्टेंस ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज देयर इफेक्टिव रेजिस्टेंस विल बी। अगर एन रेजिस्टेंस सभी का वैल्यू कैपिटल आर है, सीरीज में लगाते हैं तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा? एन टाइम्स हो जाएगा या 1/n टाइम्स होगा या आर ही रहेगा या नन ऑफ दीज? तो एन टाइम्स हो जाएगा ऑब्वियसली उनको जोड़ेंगे तो। और अगर पैरेलल में लगाते हैं इन्हीं रेजिस्टेंसेस को तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 1/n टाइम्स रह जाएगा। Equivalent resistance of parallel combination is filling the blanks, then the value of the lowest resistance in the combination, higher or lower। तो आप जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन से जो इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का बनता है उसकी वैल्यू आपके कॉम्बिनेशन के सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी छोटी होती है। इसका मतलब आंसर होगा हमारा लोअर। When resistances are connected in series in a battery circuit, then the ratio of potential difference across the resistors is equal to। तो क्या आंसर होगा हमारा? जब हम रेजिस्टेंसेस को सीरीज में लगाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है रेजिस्टर्स के अक्रॉस वो किस तरीके से डिवाइड होता है? रेसिप्रोकल ऑफ देयर रेस्पेक्टिव रेजिस्टेंसेस या रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव रेजिस्टेंसेस या रेसिप्रोकल ऑफ रेशियो ऑफ स्क्वायर्स? तो देखिए, हम जानते हैं सीरीज में हमारा करंट जो है वो सेम रहेगा और ओम्स लॉ से V बराबर आई आर, तो I इक्वल टू V बाय आर, यानी V1 बाय R1 V2 बाय R2। तो यहाँ से हम अगर V1 बाय V2 लिखेंगे तो वो कितना आएगा? R1 बाय R2। यानी कि यहाँ पे जिसका जितना बड़ा रेजिस्टेंस होगा उसके अक्रॉस उतना ही बड़ा पोटेंशियल ड्रॉप हमको देखने को मिलेगा, यानी रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंसेस। फिर अगले क्वेश्चन में हमें कहा है व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन अ बैटरी सर्किट, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर्स, सॉरी यहाँ रेशियो ऑफ करंट्स अक्रॉस द रजिस्टर्स, क्योंकि पैरेलल में तो आपका क्या सेम रहेगा? वोल्टेज सेम रहेगा, यानी V1 बराबर V2 रहेगा। V बराबर आई आर से I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2, क्योंकि हमें मालूम है सीरीज में करंट सेम रहता है और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। तो यहाँ से I1 अपॉन I2 हमें क्या मिलेगा? R2 अपॉन R1। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? रेसिप्रोकल ऑफ रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंसेस। फिर अगले क्वेश्चन में हमें कहा है फ्रेम ऑफ क्यूब इज मेड बाय वायर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस स्मॉल आर, देन रेजिस्टेंस बिटवीन टू नियरर कॉर्नर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको ये याद होना ही चाहिए। आंसर होगा इसका 7R/12। अगर इसी क्वेश्चन में आपको कहा जाता कि रेजिस्टेंस आपको निकालना है अक्रॉस फेस डायगोनल, तो ध्यान रखिए नियरर डायगोनल के लिए, नियरर कॉर्नर के लिए 7R/12 और फेस डायगोनल के लिए, फेस डायगोनल मतलब एक ही फेस के दो एंड्स के लिए, तो वो कितना होगा? 3R/4। ये सब आपके गोल्डन की पॉइंट्स से बनाए हुए क्वेश्चंस हैं या सॉल्व्ड एग्जांपल से बनाए हुए क्वेश्चंस हैं। दे आर द इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग इन द वे ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर। अगर रेजिस्टेंस अक्रॉस मेन डायगोनल, तो क्यूब का मेन डायगोनल आप समझते हैं, उसके लिए आपका रेजिस्टेंस होगा 5R/6। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, स्टैंडर्ड आंसर है। अगर आप इनको याद रख लेंगे तो आपको पेपर में समय बचाने में बहुत मदद मिलने वाली है। अगला क्वेश्चन, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और जंक्शन लॉ जिसको हम कहते हैं वो किस पर बेस है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर या दोनों पर? तो आपको पता होना चाहिए जंक्शन लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, वहीं किरचॉफ सेकंड लॉ या लूप लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लेते हैं यहाँ पे उसको कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड लेते हैं, इसलिए लूप में उसका वर्क डन 0 आता है।
फिर अगले क्वेश्चन में कहा है 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं विद अ कंडक्टिंग वायर हैविंग जीरो रेजिस्टेंस द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर्स बिकम। अगर हम 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं कंडक्टिंग वायर के अक्रॉस, कंडक्टिंग वायर के थ्रू जहाँ पे दिया हुआ है कि वायर का रेजिस्टेंस जीरो है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर क्या होगा? जीरो होगा, इनफाइनाइट होगा, नॉन जीरो होगा बट इनफाइनाइट नहीं होगा। तो कौन सा आंसर सही है? ऑब्वियसली जीरो। क्यों? क्योंकि कहा है जीरो रेजिस्टेंस है, तो जीरो रेजिस्टेंस है तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा ही नहीं। पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आएगा? मेथड ऑफ सिमेट्री आप पढ़ते हैं। मेथड ऑफ सिमेट्री में लाइन ड्रॉन की जाती है सर्किट के परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स बिटवीन विच रेजिस्टेंस इज टू बी फाउंड। तो 2 पॉइंट्स जिनके बीच में रेजिस्टेंस फाइंड करना है, उनके परपेंडिकुलर, उनको जोड़ने वाली लाइन के परपेंडिकुलर हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं मेथड ऑफ सिमेट्री में, जो सर्किट को डिवाइड करती है 2 मिरर इमेजेस में, और इस लाइन को हम लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। ये लाइन एक इक्विपोटेंशियल लाइन होती है। इसमें से अगर हम एक रजिस्टर हटाते हैं इक्वेटोरियल लाइन पे, या हम एक कंडक्टर लगाते हैं विदाउट या विद, हमें बोला है द सर्किट इज मॉडिफाइड, फिलिंग द ब्लैंक्स, विदाउट या विद अल्टरिंग इट्स इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। तो क्या आंसर होना चाहिए? नाउ द मॉडिफाइड सर्किट इज सॉल्व बाय द मेथड ऑफ सक्सेशन रिडक्शन। तो आप यहाँ पे रिमूव करते हैं रजिस्टर को या कंडक्टर प्लेस करते हैं, तो उससे आपके सर्किट की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज बदलती हैं या नहीं बदलती? तो जवाब है नहीं बदलती। तो ये आपका क्विक रिवीजन एक्सरसाइज था। नाउ गो अहेड एंड सॉल्व द बिगिनर बॉक्स 3। अगर आप बिगिनर बॉक्स के क्वेश्चंस के वीडियो सोल्यूशन चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का लिंक बायो में दिया हुआ है, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको टाइमली नोटिफाई हो सकें।